गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 26 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ नए और कुछ पुराने टॉपिक्स करने वाले हैं। वैसे आज संडे का दिन है, बहुत बढ़िया टॉपिक्स आए हैं और मोस्टली टॉपिक्स आज बिल्कुल नए टॉपिक हैं, एक आध को छोड़ के। तो देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जीका वायरस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया में भैया जीका वायरस भी काफी तेजी से फैल रहा है। फिर थोड़ा सा टाइफाइड के बारे में बात करेंगे और ब्लैक डेथ के बारे में बात करेंगे। तो तीन जो टॉपिक आज हमारे बेसिकली किसी ना किसी डिसीज से रिलेटेड हैं। संडे का दिन है ना, थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक और वो वहां से हम लोग चीजें को कवर करते हैं। क्लाइमेट चेंज और फ्लड, ये आसाम के बारे में बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि सिलचर जो कि आसाम की सेकंड सबसे लार्जेस्ट सिटी है, यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लड आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। एंटी डिफेक्शन लो महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स, ये केरला से बहुत जबरदस्त न्यूज है, इसको थोड़ा देखेंगे। जीएस पेपर 3 में काफी काम आ सकती है, आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आईयूसीएन के रेड लिस्ट के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में नया एक वेटलैंड को डिक्लेयर किया गया है और हो सकता है फ्यूचर में रामसर साइट भी इसको डिक्लेयर किया जा सके, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। रामसर साइट क्या होता है, इंडिया में कितनी रामसर साइट्स वगैरह हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। और ये एक स्टडी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो सार्स कोव 2 का जो वायरस है, बेसिकली कोविड का जो वायरस है, वो कैसे फैलता है, उसमें कुछ रिसर्च की गई थी, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। जीएसटी कंपनसेशन सेस, सेस और सरचार्ज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, हल्का फुल्का जीएसटी। और हमारे पास है कुछ एमसीक्यूज भी, लेकिन हम लोग पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं क्योंकि कल आपसे मैंने कुछ एमसीक्यू पूछे थे, परसों भी पूछे थे, तो दोनों का आंसर आज हम लोग करते हैं और फिर कुछ नए एमसीक्यूज भी हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में परसों आपसे पूछा था ये सवाल कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, और एक हम लोगों ने पूछा था रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। वैसे तो ये जो मेजरली जो ये जॉब होती है वो किसकी होती है, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की होती है। जैसे हमारे पास सीआरआर होता है, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये कुछ टूल्स होते हैं आरबीआई के पास जिसका यूज करके वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के पीछे सीधा सीधा पर्पस होता है यहाँ पे इन्फ्लेशन, क्योंकि आरबीआई के पास ये उसकी ड्यूटी होती है, कानून बनाया हुआ है बेसिकली कि आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो आंसर इसका हो जाता है द प्रोसेस बाय विच द सेंट्रल बैंक और द मॉनेटरी अथॉरिटी, तो बेसिकली मॉनेटरी अथॉरिटी हमारा सेंट्रल बैंक ही है, ऑफ अ कंट्री कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द मनी। बहुत बढ़िया, सबने आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। इससे पता चलता है कि आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि जहां पे हम लोग इन्फ्लेशन को बेसिकली काउंट करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं, तो रियल इंटरेस्ट रेट टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन। तो यूजुअली क्या रहता है ना इकोनॉमी में, जब भी आपको रियल समझ में आए, रियल इकोनॉमी की बात करें, रियल जीडीपी की बात करें, रियल इंटरेस्ट रेट की बात करें, रियल इन्फ्लेशन की बात करें, इसका मतलब ये है कि हम इसमें से जो डिस्टोर्शंस होती हैं उसको माइनस कर देते हैं, और इन्फ्लेशन जो है एक बहुत बड़ी डिस्टोर्शन होती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा ए, रियल इंटरेस्ट रेट टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन एज वेल। एक सवाल हमसे जब हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर में भी थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बारे में दो सवाल पूछे थे, द नागरा, द द्रविड़ा एंड द विजारा, ये क्या है? ये है हमारे भैया टेम्पल आर्किटेक्चर की हम लोग बात करते हैं एक्सक्यूज मी, सॉरी। जो नागरा स्टाइल है वो यूजुअली नॉर्थ इंडिया में बनाए जाते थे टेम्पल्स वगैरह, ठीक है। द्रविड़ा में जो है वो जो साउथ इंडिया में बनाए जाते थे, और विसारा बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो सेंट्रल इंडिया में यूजुअली जो है दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। चलिए यहाँ पे सवाल पूछता हूँ आपसे, कुछ साल पहले ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया था, पंचायतना सिस्टम क्या होता है, पंचायतन, ठीक है। पंचायतन सिस्टम क्या होता है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताएं, देखते हैं कितने बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सवाल सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। आई थिंक 2014 या 2015 में ये क्वेश्चन आया था, पंचायतन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलिए, व्हाट डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कुचिपुड़ी एंड द भरतनाट्यम डांस, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ओनली वन, डांसर्स ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स फाउंड इन द कुचिपुड़ी डांस बट नॉट इन द भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में कोई डायलॉग बाजी नहीं होती है, ये डायलॉग बाजी आपकी कहाँ होती है, भरतनाट्यम के अंदर, कुचिपुड़ी के अंदर होती है, ठीक है। डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट बाय द कीपिंग ऑफ द फीट ऑन द एज इन द फीचर ऑफ द भरत, नहीं, ये जो फीचर है वो किसका है, कुचिपुड़ी का फीचर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, तो नीचे जो है ब्रास प्लेट रखा हुआ है, तो यूपीएससी ऐसा ही करता है, रिप्लेस कर देता है वर्ड को, कुचिपुड़ी को कर देगा वो किसी और के साथ, ब्रास प्लेट को जो है किसी कॉपर प्लेट के साथ कर सकता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज अपने ध्यान रखनी है कि ब्रास है, कॉपर है, कहाँ है, क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको भी जानने की कोशिश करिए, राइट। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है कुचिपुड़ी डांस।
ठीक है। भरतनाट्यम डांस जो है बेसिकली मोस्टली आपका तमिलनाडु से बिलोंग करता है, जिसमें एक व्हाइट कलर के और गोल्डन कलर के बॉर्डर्स होते हैं, वो साड़ी वगैरह वहां पे यूज की जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको भी देख सकते हो। चलिए जी, तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसको थोड़ी देर में करेंगे हम लोग, लेकिन पढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमारा साइंटिस्ट वॉर्न ऑफ द जीका स्प्रेड। तो जीका के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन आगे पढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं 30 सेकंड की, कि हम लोग अपना जो है अभी 3 जुलाई से फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, अभी अगले ही हफ्ते हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसको एडमिशन लेने में, वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैसेज वगैरह करिए, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ये फॉर्म फिलअप करिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। इस कोर्स में सारी चीजें हम लोग आपकी कवर कराएंगे, पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज होती है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होती है, मेंटरिंग सेशन आपको दिया जाता है, डेली क्विज होते हैं, वीकली क्विज होते हैं, और सब कुछ आपका बेसिकली यहाँ पे कवर किया जाता है। आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, एडिशनल मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जो भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड हैं, तो अभी वेट ओवर हो गया बेसिकली, अभी कोई और ज्यादा इंतजार करने का फायदा नहीं है, जल्दी से जल्दी आइए कोर्स को ज्वाइन करिए। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं पहले वायरस की तरफ, सॉरी पहले टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक ये कहता है कि भैया इंडिया में जो है जीका वायरस के केस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, अलोंग विद डेंगू एंड अलोंग विद चिकनगुनिया। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे ने कहा है, क्योंकि इसने इंडिया में बहुत सारे सैंपल को खोजा और ये फाइंड आउट किया। जीका के वायरस के जो केसेस हैं वो दिल्ली में, झारखंड में, राजस्थान और पंजाब और तेलंगाना के अंदर भी देखे गए थे पिछले साल, केरला महाराष्ट्र के अंदर भी देखे गए थे। तो आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली चिकनगुनिया और डेंगू के जैसा ही नॉर्मल इंडिया में हो सकता है जीका वायरस, क्योंकि जीका वायरस भी मच्छर से ही फैलता है। ठीक है, ये भी एक वेक्टर बोर्न जो है वो वायरस है। वेक्टर बोर्न मतलब मच्छरों के थ्रू फैलता है। वेक्टर वो होता है जो कि उसको कैरियर का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे कैरियर का काम करता है मच्छर करता है। किसके द्वारा फैलता है? एडीज मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, एडीज एगियाप्टी और एगीज एल्बोपिक्टस, ये दो अपने नाम याद रख लेने हैं। ये मच्छर की वैरायटी होती है, इनसे वो फैलता है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसके बारे में जानना चाहिए। जीका और तो डेंगू चिकनगुनिया की तरह जीका वायरस में एक जूनोटिक डिसीज होता है ना। जूनोटिक डिसीज वो होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना वायरस, ये कोविड वगैरह सब जो है, सार्स, वो सब आपके जीका वायरस हैं। तो ये मॉस्किटो बोर्न जो है वायरस है। ठीक है, युगांडा में 1947 में सबसे पहले इसको मंकीज के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद जो ह्यूमंस के अंदर 1952 में युगांडा में ही इसको सबसे पहले देखा गया था, और फिर बाद में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर की तरह ये भी मॉस्किटो की से ही फैलता है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए थोड़ा सा डेंजरस भी हो जाता है। डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, जस्ट है ना, फन इन्फॉर्मेशन है, पढ़ सकते हो आप इसको थोड़ा बहुत अगर पढ़ना है। तीनों जो है मॉस्किटो की वजह से फैलता है, एडीज की वजह से फैलता है। चिकनगुनिया जो है वो मॉस्किटो बोर्न डिसीज होता है, ये एडीज एजिप्टी और एडीज एगियोपिक्टस, इसी की वजह से हमारा जीका भी फैलता है। कोई कमर्शियल भैया वैक्सीन नहीं है चिकनगुनिया को लेके भी, और बड़ा खतरनाक होता है भाई चिकनगुनिया। एक बार अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाए तो समझ लो कई बार लाइफ लॉन्ग उसके सिम्टम्स खत्म नहीं होते हैं। मेरे नॉन में कई लोगों को चिकनगुनिया हुआ था 6-7 साल पहले, आज तक उनके घुटनों में दर्द होता है, प्रॉपर तरीके से वो खड़े नहीं हो पाते हैं, बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए मच्छरों से थोड़ा ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो वो थोड़ा देखते रहिए। केरला टू हैव इट्स ओन रीजनल रेड लिस्ट। रेड लिस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है IUCN, क्योंकि IUCN जो है वो रेड लिस्ट जारी करता है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो IUCN बेसिकली जो एक एनजीओ टाइप का रहता है, 1948 में उसका एस्टेब्लिश किया गया था, स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर होता है, और ये थ्रेटेंड स्पीसीज की लिस्ट निकालता है। चलिए आपसे आपके क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि IUCN ने जो रेड लिस्ट निकालना शुरू किया था वो कब शुरू किया था, कौन से ईयर में ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ पे कई सारी वैरायटी होती हैं, जो सबसे यहाँ से शुरू होती हैं, इस तरह से तरफ जाती हैं। तो नॉट इवेल्युएटेड, ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इसके बाद शुरू होती है ये वाली, है ना, थ्रेटेंड वाली स्पीसीज होती हैं, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब होता है जो जंगलों में खत्म हो चुके होते हैं, और एक्सटिंक्ट तो भैया एक्सटिंक्ट जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, डोडो एक्सटिंक्ट हो गए, है ना, वो सब हो गया। तो ये लिस्ट निकालता है IUCN। तो ये बर्ड्स की अलग से निकालता है, मैमल्स की अलग से निकालता है, फिश की अलग से निकालता है, सबकी अलग से निकालता है। तो केरला ने ये कहा, केरला की गवर्नमेंट ने
कि हम लोग अपने स्टेट का खुद से अलग से एक रेड लिस्ट निकालेंगे। हालांकि ये जो रेड लिस्ट निकालेंगे वो पूरी तरह से आईयूसीएन के ऊपर ही बेस्ड होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, आईयूसीएन के अंदर कोई एनिमल जो है वो वल्नरेबल होता है, लेकिन इंडिया में वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे हम लोग यहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल की बात करते हैं। ओलिव रिडले टर्टल जो है वो आईयूसीएन के अंदर थ्रेटेंड नहीं है, लेकिन इंडिया में वो थ्रेटेंड है, उसको हम लोगों ने शेड्यूल कैटेगरी के अंदर 1 के अंदर रखा हुआ है। तो ऐसे कई सारे एनिमल हैं। तो केरला ने कहा कि हम लोग अपने रेड लिस्ट बर्ड का अलग से रेड लिस्ट निकालेंगे जो कि इंडिया के हिसाब से होगा। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और आईयूसीएन के सारी गाइडलाइंस को फॉलो की जाएंगी। तो आईयूसीएन बेसिकली जब बर्ड्स की लिस्ट निकालता है तो 5 कैटेगरी को कंसीडर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आ सकता है। 5 क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉपुलेशन साइज, सबसे पहले देखा जाता है कि पिछले 10 सालों में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जियोग्राफिक रेंज कितनी है, कितनी दुनिया में वो फैले हुए हैं, माइग्रेशन कितना करते हैं, जो छोटी पॉपुलेशन होती है वो कितना डिक्लाइन हो रही है, वेरी स्मॉल एंड रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है ना, बहुत छोटी जगह में बहुत कम पॉपुलेशन होती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देखिए क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ऑफ इंडिकेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सटिंक्शन, तो मतलब उनके विलुप्त होने के कितने चांसेस हैं वाइल्ड के अंदर। ये 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे रेड लिस्ट को इशू किया जाता है। केरला के अंदर 64 थ्रेटेंड स्पीसीज हैं अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन रेड लिस्ट, जिनमें से जो रेड हेडेड वल्चर हैं, वाइल्ड रम्प्ड जो वल्चर हैं, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। राइट, तो नया लिस्ट निकलेगा, देखेंगे। और केरला इंडिया में पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने अपना बर्ड एटलस में निकाला था थोड़े समय पहले। और ये जो पूरी प्रोसेस है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होने वाली है, मतलब जो लोकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, लोकल एनजीओज हैं, लोकल जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है अलोंग विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो डिसेंट्रलाइज होने वाला है। बढ़िया न्यूज है। ये आपको एग्जांपल देने की भी काम आ सकती है, और स्पेशली अलग से भी पूछ सकता है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया स्टार्टेड रिलीजिंग इट्स ओन रेड लिस्ट। तो ऐसे केरला उसका एग्जांपल दे सकते हो। राइट, बर्ड एटलस के लिए भी सवाल पूछा जा सकता है, वो भी केरला ही है। तो केरला काफी अच्छी तरक्की कर रहा है इस मामले में। और यूजुअली जितने भी ये बर्ड स्पीसीज वगैरह पाए जाते हैं मोस्टली ये जो है वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी कुछ थोड़े बहुत जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं जो थ्रेटेंड है। फिर आगे बढ़ते हैं। उदयपुर बर्ड विलेज टू बी डिक्लेयर्ड अ वेटलैंड। तो भैया एक गांव है, ठीक है, उस गांव में 1-2 लेक्स हैं, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, recognized as the bird village following community driven conservation effort, Menar in the Udaipur district is said to be notified as the राजस्थान न्यू वेटलैंड। तो ये मेनार वर्ड आपने याद रखिए, एक गांव है और वहां के गांव के अंदर जो 2-3 बड़े बड़े तालाब हैं। ठीक है, एक तालाब का नाम है ब्रह्मा और दूसरे का नाम है ढांड। ब्रह्मा और ढांड। तो और यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीसी बर्ड्स आते हैं विंटर में, सेंट्रल एशिया वगैरह से, रशिया से आते हैं और बहुत बढ़िया घूमते फिरते हैं, बहुत लोग उनको देखने भी आते हैं। तो इसीलिए जो है इसको हम लोगों ने अभी क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, वेटलैंड डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ, एक बार इसको वेटलैंड डिक्लेयर करेंगे तो शायद फिर फ्यूचर में इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ना, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। दैट्स इट। वेटलैंड वगैरह क्या होती है पहले हम इसके बारे में अच्छी खासी बातें कर चुके हैं। वेटलैंड की डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर द ट्रांजिशनल लैंड्स। ट्रांजिशन मतलब एक लैंड से दूसरे लैंड में कन्वर्ट होते हैं। जैसे ग्रासलैंड की बात करते हैं तो ग्रासलैंड भी बेसिकली एक ट्रांजिशनल लैंड ही होती है बहुत सारे केसेस में, जो कि डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में होती है। जैसे आप बात करें जैसे कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो कोस्टल एरिया हमारा जो होता है, जो जैसे मैंग्रोव्स की बात करते हैं या फिर कोस्ट या डेल्टास की बात करते हैं, ये भी ट्रांजिशन लैंड होती है बिटवीन लैंड एंड बिटवीन ओशियंस। तो इसी तरह से हमारे वेटलैंड भी ट्रांजिशन होती है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक मतलब जो पानी वाले होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड वाले होते हैं। ठीक है, और कितने टाइप की वेटलैंड हो सकती है हमारे पास? कोस्टल वेटलैंड हो सकते हैं जैसे हमने बात किया अभी, है ना, मैंग्रोव वगैरह वो सब करके वो सब रहता है। शैलो लेक्स होती हैं जो पोन्ड्स वगैरह होते हैं। मार्शिस होती हैं जो दलदली जमीनें होती हैं, है ना, बारिश में बहुत ज्यादा पानी वहां पे आ जाता है। स्वम्प जो होते हैं जो बहुत सारे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे रेनफॉल वगैरह होता रहता है, तो वो बेसिकली ट्रीज और श्रब्स वगैरह वहां पे काफी ज्यादा होते हैं। बोग्स होती हैं जो वाटर लॉग पीटलैंड्स होती हैं, पुरानी जो लेक्स वगैरह होती हैं वहां पे बात कर सकते हैं। एस्चुरी जो होती हैं, डेल्टा जो होते हैं, है ना, ये सब हमारी वेटलैंड हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वेटलैंड के अंदर हमेशा पानी रहता है, सीजनल भी हो सकती हैं और ऑल ईयर अराउंड भी उनके अंदर पानी रह सकता है। तो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकती है। ठीक है, पानी वहां पे फ्लो भी कर सकता है, पानी वहां पे स्टेशनरी भी हो सकता है।
कुछ कुछ कंडीशन आपको पता है। इंडिया में इस समय 49 टोटल रामसर वेटलैंड होती हैं। आप मुझे ये बताओगे कि इंडिया जो है वो रामसर प्रोग्राम का पार्ट कौन से ईयर में बना था? इन विच ईयर इंडिया जॉइंड द रामसर प्रोग्राम? इंडिया में फिलहाल 49 रामसर साइट्स हैं। कुछ अभी पिछले साल या उससे पिछले साल कुछ साइट्स को हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। पहले इंडिया में 39 थी, अभी 49 हो गई हैं। और फ्यूचर में अगर कोई नई रामसर साइट ऐड होती है तो उसका नाम भी आपको बिल्कुल टिप्स पे पता होना चाहिए। जैसे कुछ के नाम आपको मैं बता देता हूं। 2022 मतलब इसी साल हम लोगों ने कुछ को ऐड किया है। जैसे खजीदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात के अंदर, इसको हम लोगों ने ऐड किया। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको हम लोगों ने किया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के पास में ही पड़ता है, इसको हम लोगों ने किया। हैदरपुर वेटलैंड है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको हम लोगों ने 2021 में किया था। 47th रामसर साइट थी ये। बाकी जो है देखिए नाम आपको मैं, भिंडावास हो गया झज्जर हरियाणा के अंदर, ठीक है, अहमदाबाद में हो गया, वाधवन हो गया वेटलैंड वडोदरा में। 2020 में हम लोगों ने जो है सोकार वाटरलैंड को किया था रामसर साइट, राइट। 2020 में भी हम लोगों ने लोनार लेक, सुर सरोवर, है ना, आसन बराज वगैरह, वो कुछ लिस्ट मैंने बस आपको दिया हुआ है, थोड़ा इसको पढ़ सकते हो। खासकर जो 2020 के बाद से इंक्लूड हुए हैं वो तो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है लेटेस्ट करंट अफेयर्स में, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है एरोसोल स्टडी शोज SARS-CoV-2 स्प्रेड्स। एरोसोल का मतलब क्या होता है? ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, उसे हम लोग एयर सोरोस बोलते हैं। ये आपके जो है सोल्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, वाटर वेपर भी हो सकते हैं, इनको एरोसोल्स कहते हैं। तो एक स्टडी किया गया जिसमें यह पाया गया कि भाई ये हवा में, एयर के अंदर जो SARS-CoV-2 का वायरस है वो कितनी दूर तक जा सकता है और कैसे जा सकता है, और उसको बचने के लिए क्या किया जा सकता है। ये जो है बहुत बढ़िया स्टडी यहाँ पे की गई है, तो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ से देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये रहा हमारा पास, ठीक है। तो ये स्टडी किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी CISR, सेंटर फॉर द सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, हैदराबाद के अंदर इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा किया गया था विद द हेल्प ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट फॉर द जेनेटिक्स एंड द सोसाइटी। तो इन्होंने ये पाया कुछ कुछ खास चीजें। तो इन्होंने ये स्टडी कैसे किया? हॉस्पिटल के अंदर स्टडी किया। तो हॉस्पिटल में एक वार्ड, इन्हें कोई विंग इन्होंने या कोई कॉरिडोर के अंदर या किसी कमरे के अंदर इन्होंने स्टडी किया। और इन्होंने क्या किया कि जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं, ठीक है, या जो वहां पे जो एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं, वहां पे इन्होंने फिल्टर्स लगाए जैसे मास्क टाइप के रहते हैं, और फिर बाद में उनसे सैंपल चेक किए। जैसे मान लो कोई कोविड वाला वार्ड है तो वहां पे फिल्टर लगाए गए, जो किसी हॉल के अंदर जो एग्जॉस्ट फैन है वहां पे लगाए गए, बाथरूम के अंदर से सैंपल लिए गए, है ना, नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर से सैंपल लिए गए, हॉस्पिटल के आसपास से सैंपल लिए गए। इस तरह से बहुत सारे सैंपल उन्होंने लिए और इस सैंपल को फिर उन्होंने स्टडी किया लेबोरेटरी में, और ये फाइंड आउट किया कि कौन से सैंपल के अंदर कोविड का वायरस है। तो इन्होंने ये पाया कि जो वायरस के सैंपल हैं, जो कोविड-19 वाले जो वार्ड थे जहां पे कोविड-19 वाले पेशेंट रहते हैं, वहां पे काफी ज्यादा वायरस की डिटेक्शन मिली है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो नेगेटिव रूम्स होते हैं, नेगेटिव प्रेशर जो रूम्स होते हैं, या जो जिसे हम लोग आइसोलेटेड रूम्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर पेशेंट्स वगैरह रहते हैं जिनको ऑक्सीजन वगैरह लगी रहती है, वहां पे काफी ज्यादा कोविड वायरस मिला है। दूसरी चीज कि भैया जहां पे वायरस मिला है 20 से 25 फीट दूर तक वायरस के सैंपल मिले हैं। इसका मतलब यह है कि वायरस जो है हवा में 20 से 25 फीट तक दूर जा सकता है। और इन्होंने ये कहा कि जो टॉयलेट्स होते हैं, टॉयलेट्स के अंदर जो है वायरस के सिम्टम्स पाए गए हैं। मतलब एक वायरस इन्फेक्टेड आदमी जब टॉयलेट को यूज करता है, उसके 2-3 घंटे तक उस टॉयलेट के अंदर कोविड का वायरस जो है सर्वाइव कर सकता है। इसका मतलब जब आप बाथरूम में जाते हो, वॉशरूम में जाते हो, तो आपको मास्क हमेशा ऑन रखना चाहिए। आपको मास्क, ये मत सोचना कि बाथरूम में कोई नहीं है कि मास्क हटा लेता हूं, नहीं, उसके बावजूद भी वहां पे वायरस रहता है कम से कम 2-3 घंटे तक। ये उन्होंने पाया। तो पब्लिक टॉयलेट्स को थोड़ा ध्यान से यूज करना है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि जब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि 6 से 8 फीट तक दूर रहो, भैया 6 से 8 फीट का मतलब ये नहीं है कि मास्क हटा लो, क्योंकि ये जो वायरस है वो 20 से 25 फीट तक आराम से ट्रेवल कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो बेसिकली इस पूरी स्टडी में यही पाया गया है, ठीक है। हल्का फुल्का आप जो है एग्जाम्पल दे सकते हो एग्जाम वगैरह में, इसका लेबोरेटरी का नाम दे सकते हो, ठीक है, और अपनी स्टेटमेंट को जो है इसको करके जो है सब्सटेंशिएट कर सकते हो।
एक बैकअप कर सकते हो डेटा के द्वारा, ठीक है। तो यही था पूरा इसका यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास होता है दोस्तों, हैज द एंटी डिफेक्शन लॉ फेल्ड इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो इशू चल रहा है उसके बारे में है। महाराष्ट्र से भैया बहुत सारे एमएलए जो है वो इस समय आसाम के अंदर 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, उसके बारे में ही है ये। तो क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग पूरा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को एक्चुअली 1985 में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। इसे जो है आयाराम गयाराम कानून भी कहते हैं, क्योंकि उस समय हरियाणा के अंदर एक एमएलए थे और उनके ऊपर जो है पूरी सरकार डिपेंड करती थी। तो भगवान ने कुछ ऐसा किया कि इनके अंदर पावर आ गई। अब ये क्या करते थे, सुबह किसी और पार्टी में चले जाते थे, शाम को किसी और पार्टी में चले जाते थे, है ना। अगले दिन सुबह किसी और पार्टी में चले जाते थे, अगले दिन किसी और। तो इस भाई साहब ने पूरा मजाक बना दिया था पूरी पॉलिटिक्स का। इनका नाम था गयाराम। तो गयाराम ने जब इस तरह की हरकतें की तो सरकार को लगा कि भैया कुछ ना कुछ तो कानून लेके आना पड़ेगा। तो 1985 में कानून लेके आए जिसमें हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया। 10th शेड्यूल जिसे हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। ये इसलिए किया गया था ताकि जो हमारे लेजिस्लेचर्स होते हैं वो अपनी लॉयल्टी को स्विच ना करें, है ना। आज किसी और के भक्त बन गए हो, कल को किसी और के भक्त बन गए हो, ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर कोई लेजिस्लेचर, चाहे एमएलए भी हो सकता है, एमपी भी हो सकता है, अगर अपनी लॉयल्टी को चेंज करता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये पावर किसके पास होगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर के पास होगी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहता है, और ये जब कानून है 2 कंडीशन में लागू होता है। पहली कंडीशन में तो ये, जब कोई लेजिस्लेचर अपनी मर्जी से किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता मेंबरशिप छोड़ देता है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात ये कि जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई लेजिस्लेचर व्हिप को मानने से मना कर देता है। व्हिप क्या होता है, व्हिप जो है एक इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, तो अब यहाँ पे डेफिनेटली जो कांग्रेस वाले थे वो तो इसको अपोज कर रहे थे, उन्होंने तो इसके अगेंस्ट में वोट किया था। तो होता क्या है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर्स को एक इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपने इस पर्टिकुलर बिल के फेवर में वोट करना है या अगेंस्ट में वोट करना है। अब मान के चलो किसी कांग्रेस के एमपी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में वोट कर दिया, तो इसका मतलब ये कांग्रेस की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में चला गया। इसे कहते हैं व्हिप। तो उस व्हिप के अगेंस्ट में चला गया, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर किया जा सकता है। सीधी सी बात है भैया, जिस पार्टी की आपको टिकट मिली है, उस पार्टी से आप एमएलए बने हो, एमपी बने हो, तो उस पार्टी के साथ भी चलना पड़ेगा ना, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। देखिए सेकंड वाला तो समझ में आता है, फर्स्ट वाले में थोड़ी सी दिक्कत है। यानी कि वॉलंटरी जब आप किसी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हो। अब यहां पे 2 चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पे इंडिविजुअल, अगर कोई मेंबर अगर सदस्यता छोड़ता है अलग बात है, लेकिन अगर मास स्केल पे अगर उस पार्टी के मेंबर उस पार्टी को छोड़ देते हैं, उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता। जैसे आप ये मान के चलिए कि इस समय शिवसेना के पास जो है 55 मेंबर्स हैं। अगर इसमें से मान लो 2-3 मेंबर ने मेंबरशिप छोड़ दिया तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है आराम से। लेकिन इस समय कम से कम 40 एमएलए 40 एमएलए ने वो अगेंस्ट में हो गए हैं शिवसेना के। तो क्या 40 एमएलए को डिक्लेयर किया डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ। इनका कहना है अगर 2/3 मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर वो अलग हो जाते हैं तो अपनी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो सकते हैं। तो अगर 2/3 मेंबर ये करते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, मतलब उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। ये यहां पे बड़ी बात है। अब सारी पावर क्योंकि स्पीकर के पास है तो बहुत बार इसका मिसयूज भी होता है ना। जैसे कर्नाटका में, केरला में, गोवा में, इस समय वेस्ट बंगाल का आप एग्जांपल ले सकते हो। वेस्ट बंगाल में जो है एक 2 एमएलए हुआ करते थे जो कि बीजेपी की सीट से जीत गए थे, बाद में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी तक उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। केरला के अंदर भी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट केस हुए थे, मेघालय के अंदर भी हुए थे। एक्चुअली उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, इतने ज्यादा एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। एक आधा एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, मेघालय का कर सकते हो, कर्नाटक का कर सकते हो, वेस्ट बंगाल का कर सकते हो। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है ना, टाइम लिमिट नहीं है भैया, टाइम लिमिट है ही नहीं कि कितने समय में स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करना है। स्पीकर का मन करता है तो 1 दिन में कर देता है, स्पीकर का मन करता है तो 4-4 साल भी नहीं करता है। ये थोड़ी सी समस्या है। जब इनिशियली हम लोग 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे, उस समय को प्रोविजन हुआ करता था कि 1/3 मेंबर जो है पार्टी को स्प्लिट कर सकते हैं।
मतलब पार्टी को तोड़ सकते हैं। फिर बाद में हम लोगों ने इस प्रोविजन को हटा दिया, ठीक है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। 2003 के अंदर हम लोगों ने अमेंडमेंट किया और इसको हटा दिया। तो कहता है डज द 10th शेड्यूल मीन एनीथिंग, क्या इसका कोई फायदा हुआ है देश में? बेसिकली इनका कहना है कि कोई खास फायदा हुआ नहीं। जो चीजें सोच के कानून को लागू किया गया था, 10th शेड्यूल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि स्पीकर यहाँ पे काफी रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यूजली जो स्पीकर होते हैं वो जो है, क्योंकि किसी ना किसी पॉलिटिकल यूजली जो मेजोरिटी पावर होती है, गवर्नमेंट होती है, उसी की पार्टी से होते हैं, तो वो अपनी पार्टी के साथ में ही काम करते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल भी इन्होंने यहाँ पे दिया। आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दिया है, ठीक है, मेघालय का एग्जांपल इन्होंने दिया है, राजस्थान का एग्जांपल इन्होंने दिया है। तो कुछ कुछ चीज आप हो जाके कर सकते हो, ठीक है। तो फुल प्रूफ नहीं है। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा अभी? महाराष्ट्र के अंदर अगर 40 एमएलए ये बोलते हैं कि भैया हम तो शिवसेना से अलग हो रहे हैं, अपनी अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो रहे हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा माहौल बनेगा, अभी देखना रहेगा कोर्ट इसमें क्या फैसला करता है, पार्टी क्या करती है। लेकिन फिलहाल तो ऊपर ऊपर से नजर यही आ रहा है कि भैया शिवसेना के अच्छे दिन चले गए हैं, ठीक है। वो कुछ कुछ चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम वेदर, what accounts for the deficit in the some area and the excess rainfall in Assam this monsoon? तो भैया मानसून के इस समय जो है आसाम के अंदर मानसून काफी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो कहता है द कंट्री रिसीव्ड 2% लेस रेनफॉल। देखिए 1 जून को मानसून की डेट होती है और आज जो है 26 तारीख हो गई है। अभी तक इंडिया में जो मानसून का सिनेरियो है वो क्या है? 2% कम हुआ है, खासकर पेनिनसुलर इंडिया में, मतलब साउथ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में। लेकिन ईस्ट इंडिया में, ठीक है, ये जो रेनफॉल है वो अभी तक एवरेज से ज्यादा हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय के अंदर इनका कहना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, जो ये देखिए पूरे इंडिया की हम लोग बात करें तो सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में रेनफॉल कम हुआ है, ईस्ट इंडिया में रेनफॉल एवरेज से ज्यादा हुआ है, ठीक है। स्पेशली जो जून और सितंबर के बीच का महीना होता है, मानसून होता है, जहां पे इंडिया का 80% रेनफॉल हम लोग रिसीव करते हैं। तो इनका कहना है कि भैया इसका रीजन क्या है? तो कुल मिला के बेसिकली उन्होंने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज कुड बी अ पॉसिबल रीजन, क्योंकि पिछले 10-20 सालों में देखा गया है कि जो बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन सी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज्यादा हो गया है। तो जो बे ऑफ बंगाल के अंदर जो डिप्रेशंस बनते हैं अब वो ज्यादा बन रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल ज्यादा हो रहा है और सेंट्रल एशिया इंडिया के अंदर रेनफॉल कम हो रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। बाकी और कोई खास चीज नहीं है। एक चीज इन्होंने और कही, एरोसोल के बारे में कहा और ब्लैक कार्बन के बारे में कहा कि पिछले कुछ डेकेड्स में हम लोग इसको ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी रेनफॉल पैटर्न और मानसून जो है वो थोड़ा इंपैक्ट यहाँ पे हो रहा है। वाज द मानसून लेट डिले दिस ईयर? नहीं, इस बार एक्चुअली मानसून जो है वो 3 दिन पहले ही आ गया था, बट फिर भी जो है ओवरऑल रेनफॉल अभी तक कम हो रहा है। तो ये कुछ कुछ समस्या इन्होंने बताई हैं कि और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो मानसून को इंपैक्ट करते हैं, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल, मेडन जूलियल ऑसिलेशन, एल नीनो, ला नीना, है ना। वो कुछ कुछ चीजें जो आपका ज्योग्राफी में जो है हम आप लोग कवर करते हो, आपके पूरी बेसिक सी चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि भैया मानसून हो गया है इरेटिक। इरेटिक का मतलब यह है कि इसका कोई भरोसा नहीं है, किसी साल जो है एवरेज से कम हो जाता है, किसी साल एवरेज से ज्यादा हो जाता है, किसी किसी एरिया में सरप्लस हो जाता है, किसी किसी एरिया में डेफिसिट हो जाता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड द ब्लैक डेथ पेंडेमिक ओरिजिनेट? देखिए आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा जो पेंडेमिक था वो था ब्लैक डेथ। आपको पता है ब्लैक डेथ की वजह से यूरोप की 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन जो है भैया वो मर गई थी। सोच के देखो, आज का पेंडेमिक तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, बच्चा भी नहीं है। 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यूरोप की खत्म हो गई थी भैया दुनिया से। कुछ लोगों का तो कहना है कि 50 से 60% पॉपुलेशन यूरोप की खत्म हो गई थी, और नॉर्थ अफ्रीका में। इतना खतरनाक डिसीज था वो पेंडेमिक, तो उसके सामने बच्चे का बच्चा भी नहीं है, ये कोविड वाला, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन जो है वायरस नहीं था, ये एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था वाई पेस्टिस। ये अपने नाम याद रखना है। कब हुआ था? ये हुआ था हमारा जो है एक्चुअली 1338 से लेके 1346, 8-10 साल तक ये चला था, ठीक है। थोड़ा बहुत इससे आगे पीछे आप 5-7 साल आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी तक इसका ओरिजिन के बारे में किसी को नहीं पता था। कुछ लोग कहते थे कि इसका ओरिजिन जो है वो सेंट्रल एशिया में हुआ है, कुछ लोग कहते थे मंगोलिया में हुआ है, कुछ कहते थे चाइना में हुआ है, कुछ लोग कहते थे मिडल ईस्ट में हुआ है। अलग अलग थ्योरी यहाँ पे चल रही थी, लेकिन अभी एक लेटेस्ट थ्योरी है जो सबसे ज्यादा रिलायबल है, जो कि डीएनए बेस्ड है। तो वहां पे कुछ ह्यूमन रिमेन्स थे, उनकी हड्डी वड्डियों को से उन्होंने डीएनए वगैरह निकाला, उसको रिसर्च किया। उसमें इन्होंने ये पाया बेसिकली जो किर्गिस्तान के अंदर जो तियान शान रीजन है, ठीक है, तियान शान जो रीजन है वहां पे उसका ओरिजिनेट हुआ है। तो अभी तक की रिसर्च तो यही कहती है। तो इससे आपको क्या पता लगता है इस आर्टिकल से? एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसका ओरिजिन कहां हुआ, किर्गिस्तान में हुआ, तियान शान हिल्स के आसपास हुआ, ठीक है, वहां पे कुछ लेक्स वगैरह हैं, वहां से उनको बोलते हैं उनका हुआ है। और इस वायरस का नाम आपने याद रखना है, वाई पेस्टिस। ये डेफिनेटली प्रीलिम्स में आपको पूछेगा, वाई पेस्टिस। ध्यान रखो, ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। यही तो सवाल पूछता है आपसे एग्जाम में। तो वायरस को बैक्टीरिया से रिप्लेस कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है टाइफॉइड एस टाइफी इज मोर ड्रग रेजिस्टेंस। तो देखिए सीधी सी बात है, आपको जब कोई बीमारी बार बार होती है तो आप उसके अपने दवाइयां लेते हो, तो आपकी बॉडी के ऊपर उस दवाई का असर होना बंद हो जाता है। तो टाइफाइड जो फीवर है, इसके लिए भी हम लोग जो दवाइयां लेते हैं, जो एंटी बैक्टीरिया लेते हैं, क्योंकि टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता है। तो एंटी जो बैक्टीरिया हम लोग लेते हैं, उनका असर खत्म हो रहा है भैया। तो टाइफाइड के भी कई सारे वेरिएंट हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें से इस जो वेरिएंट की बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? एस टाइफी। एस टाइफी। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेन है टाइफाइड का। अभी तक जो टाइफाइड को टैकल करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग जो एंटीबायोटिक यूज करते थे वो थे मैक्रोलाइड्स और क्यूनोलॉन्स। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिनका असर होना भैया बंद हो गया है, खासकर साउथ एशिया के अंदर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो ये काफी डर का माहौल यहाँ पे हो सकता है। टाइफाइड के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि टाइफाइड जो है वो अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से फैलता है। खासकर जो लोग बाथरूम करने के बाद, पोटी वगैरह बाथरूम करने के बाद हाथ नहीं धोते हैं, तो वायरस आपको हो सकता है। अब उस वायरस से, उस हाथों से आप जो है कुछ भी टच करते हो, खाना टच करते हो, ड्रिंक्स टच करते हो, तो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, टाइफाइड एक बहुत खतरनाक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आज का जो सवाल है, ठीक है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में ही है। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एंटी डिफेक्शन के बारे में, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसको स्क्रीन को पॉज करो, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आंसर करो। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन की क्वालिटी है, ध्यान से आंसर दोगे, कल जो बच्चे आंसर करेंगे हम लोग उसको, आपके सभी का आंसर पढ़ता हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान आपने रखना है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कंपनसेशन सेस्ट एक्सटेंडेड टिल 2026। तो बात यह है कि जब जीएसटी को हम लोगों ने लागू किया था, तो हम लोगों ने ये कहा था कि भैया जो स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स को नुकसान होगा, जिन स्टेट को रिवेन्यू लॉस होगा, हम उनको कंपनसेशन देंगे, ऐसा सरकार ने कहा था। तो कंपनसेशन कैसे दिया जाता है? वो कंपनसेशन दिया जाता है सेस के थ्रू, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगाती है बहुत सारी चीजों के ऊपर, उससे जो पैसा कलेक्ट होती है वो स्टेट्स को देती है। सारे स्टेट्स को नहीं देती है, सिर्फ उन स्टेट्स को देती है जिनको रिवेन्यू लॉस होता है, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र वगैरह, इनको देती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन करते हैं। तो सेस जो है, तो सरकार ने कहा कि स्टेट्स का बहुत सारा पैसा हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि उनको लौटाना है सरकार ने। तो सरकार ने कहा कि ये जो सेस है, इसको हम अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, और जो स्टेट्स का बकाया बचा हुआ है उसको हम अगले 4-5 सालों में कवर कर देंगे। तो ये बेसिकली उन्होंने किया। ध्यान रखो, कंपनसेशन को फिलहाल एक्सटेंड नहीं किया है, कंपनसेशन को एक्सटेंड नहीं किया है, सिर्फ सेस को एक्सटेंड किया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है स्टेट्स को कंपनसेशन देने के लिए। थोड़ा ध्यान देना इन चीजों में आपने, ठीक है। तो ये दो टर्म है, सेस और सरचार्ज, काफी फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सेस जो है फिक्स होता है, सरचार्ज जो है वो भी एक वैसे तो फिक्स होता है, लेकिन सरकार उसको टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। सेस जो है वो हर किसी के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन सरचार्ज यूजुअली जो है वो ऐसे लोगों के ऊपर लगाया जाता है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। सेस जैसे मान के चले कोल सेस, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सेस, या पेट्रोल सेस। अब भैया ये तो सबके ऊपर लगेगा ना, जो भी पेट्रोल कंज्यूम करेगा, इसके लगाया जाता है। सेस जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, और सरचार्ज जो है क्योंकि हाईली स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जैसे मान लो क्लीन टेक्नोलॉजी है ना, वो सब हो गया। वो थोड़े बहुत आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनबीएफसी शुड डाइवर्सिफाई द रिस्क अक्रॉस सेक्टर्स। तो एसबीआई के जो है पुराने चेयरपर्सन थे, उन्होंने ये कहा
कि भैया अगर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत रखना है तो एनबीएफसी को जो है अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मार खाओगे। तो थोड़ा सा इसलिए एसबीआई एनबीएफसी न्यूज में है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनको बोलते हैं, ठीक है। एनबीएफसी जो है वो हमारे बैंकों के जैसे नहीं होते। अरे नाम में लिखा हुआ ना नॉन बैंकिंग, और ये बैंक्स हैं, ये नॉन बैंक्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात अलग तो होंगे ही। तो ये बैंक नहीं होते हैं, इसलिए आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता एक तरह से, ठीक है। और जो एनबीएफसी होते हैं बेसिकली वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन जो बैंक्स होते हैं भैया वो हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। जो एनबीएफसी होते हैं उनके अंदर आप जो है सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, लेकिन बैंकों के अंदर तो आप करवा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, राइट, सीधी सी बात है। तो जो रिजर्व रेशो होता है, मतलब हमारे जो कैश रिजर्व रेशो होता है, एसएलआर वगैरह होता है, ये एनबीएफसी को मेंटेन नहीं करना पड़ता, लेकिन बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है। एनबीएफसी जो है वो चेक वगैरह इशू नहीं कर सकते, फिक्स डिपॉजिट नहीं करवा सकते, लेकिन बैंक आपके जो है वो सब कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपकी इकोनॉमी के अंदर आपको ये काफी डिटेल में करवाया जाता है टॉपिक एनबीएफसी वगैरह का, और जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब आपको करवाया जाता है, ठीक। आई होप आप वहां से भी इसको कर सकते हो। तो और तो कोई टॉपिक मेरे ख्याल से बचा नहीं, आजकल सब लोगों के टॉपिक हम लोगों ने कर ही लिया है। एमसीक्यूज वगैरह का एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय।